अस्सलाम एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स, जो कि एक चैनल्स होते हैं जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक। अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स के टाइप्स की तो 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है आर्टरीज़, दूसरा वेन्स, तीसरा कैपिलरीज़। अगर हम बात करें आर्टरीज़ की तो वो थिक वॉल्ड होती हैं और वो ब्राइट रेड इन कलर होती हैं। ये ब्राइट रेड क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो इनको ब्राइट रेड कलर दे रहा होता है। इनकी जो वॉल होती है वो 3 लेयर्स की बनी होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटीमा की। अगर हम इस तस्वीर में देखें तो ये एक आर्टरी है, इसका जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, जो कि एंडोथेलियम और उसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन का बना होता है। उसके बाद जो बीच वाला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, जो कि स्मूथ मसल सेल और इलास्टिन फाइबर्स का बना होता है। और उससे सबसे बाहर वाला लेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया, जो कि मेनली लूज कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स का बना होता है। अब अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो सबसे पहले बड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं, जिनको जैसे एग्जांपल हो गया एआर्टा, उसके बाद मीडियम साइज़ आर्टरीज़ होती हैं, फिर स्मॉलर आर्टरीज़ होती हैं, फिर आर्टीरियोल्स होती हैं और उसके बाद लास्ट में कैपिलरीज़ आती हैं। ये एग्जांपल है आर्टीरियोल्स का, उसके बाद आती हैं क्या, कैपिलरीज़। सारी की सारी आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज़, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती हैं। अब अगर हम बात करें कैपिलरीज़ की तो वो थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं और उनकी जो वॉल होती है वो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम की बनी होती है। ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम है सराउंडेड बाय अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और कैपिलरीज़ के लेवल पे डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस हो रही होती है। वो एक्सचेंज क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे 2 प्रेशर होते हैं, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा होता है ओनकोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर होता है, ओनकोटिक प्रेशर नेगेटिव प्रेशर होता है। इन दोनों में प्रेशर्स में डिफरेंस की वजह से चीज़ें कैपिलरीज से लीक होके इंटरस्टिशियल स्पेस में आना शुरू होती हैं। ये जो स्पेस होता है जहाँ पे ये चीज़ें आ रही होती हैं, ये जो फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि एक तो उन चीज़ों का बना होता है जो कि ब्लड से चीज़ें लीक हो रही होती हैं कैपिलरीज़ के ज़रिए, और उसके अलावा उन वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी बना होता है जो कि इन सेल्स में से रिलीज़ हो रहा होता है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मेन कंपोजिशन जो होती है वो होता है वाटर, और उसके अलावा उसमें हार्मोन्स, कुछ गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन जो कि इन ब्लड वेसल्स के ज़रिए आई, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इन सेल्स में से प्रोड्यूस हुई। उनके अलावा और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, ये चीज़ें भी इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मौजूद होती हैं। अब अगर हम बात करें वेन्स की तो वेन्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। ये देखें, इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती है लेकिन इनका ल्यूमेन बड़ा होता है। और उसके अलावा इनकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका कलर जो होता है वो ब्लूइश इन कलर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब अगर हम बात करें इनकी वाल्स की तो इनकी वाल भी आर्टरीज़ की तरह ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना की बनी होती है। और सारी की सारी वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और उसके अलावा वेन्स जो होती हैं इनमें प्रेशर कम होता है। और आर्टरीज़ की बात की जाए तो आर्टरीज़ में जो ब्लड होता है वो मूव कर रहा होता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, लेकिन वेन्स में अगेंस्ट द ग्रेविटी मोस्टली जो ब्लड होता है वो मूव करता है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करने के लिए इनके पास एक तो प्रेशर भी कम है, तो क्या होता है सराउंडिंग स्केलेटल मसल्स इनकी हेल्प करते हैं इस ब्लड को आगे पुश करने में। और उसके अलावा इनके अंदर वाल्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं इस ब्लड को पीछे आने से, जो कि ग्रेविटी की तरह ग्रेविटी की वजह से पीछे आने की कोशिश करता है। अब ये 2 चीज़ें, एक वाल्स और उसके अलावा सराउंडिंग स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, ये इस ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट मूव कराता है। अब अगर हम बात करें रोल ऑफ आर्टेरियोल्स इन वेज़ोडाइलेशन एंड वेज़ोकंस्ट्रिक्शन, तो एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि ये जो कैपिलरीज़ वाली लेवल होती है, यहाँ पे जहाँ पे आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज़ के बीच में जो जंक्शन होता है वहाँ पे एक स्फिंक्टर्स या वाल्व्स होते हैं। ये स्मूथ मसल सेल्स के बने होते हैं। इन वाल्व्स का काम होता है कि ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना। अगर सराउंडिंग टिश्यू में वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन रहा है तो क्या होगा, ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर खुलेगा, वेज़ोडाइलेशन होगी,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आए और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल सकें। और अगर हम एग्ज़ाम्पल लें हीट की, तो समर में क्या होता है, मोस्टली जब हीट प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो क्या होता है, इन्हीं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स की लेवल पे वेज़ोडाइलेशन होती है और एक्सेसिव हीट जो होती है वो निकलना शुरू होती है हमारे बॉडी से। और अगर हम कोल्ड की कंडीशन में देखें तो उनमें क्या होता है, इन प्री कैपिलरी स्फिंक्टर की लेवल पे ही क्या होता है, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है, ताकि जो हीट हमारे बॉडी में नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सेसिव ना निकल सके, ताकि जो विंटर में हमें एक तो बाहर इन्वायरमेंट जो होता है वो कोल्ड होता है, हमें हमारी बॉडी में जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है 37 का वो मेंटेन करना होता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रही होती है, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर ना निकल सके। अब अगर हम बात करें वेस्कुलर पाथवेज़ की, जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है, तो एक अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा सारी बॉडी से लेके राइट एट्रियम में एंटर होता है। और उसके बाद क्या होता है, वो ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर होता है, फिर पल्मोनरी ट्रंक में, फिर पल्मोनरी आर्टरीज़ में जो कि पल्मोनरी ट्रंक की ब्रांचेज़ हैं। उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी कैपिलरीज़ में एंटर होता है, वहाँ पे वो ब्लड ऑक्सीजनेट होता है और फिर पल्मोनरी वेन्स में एंटर होता है। अब अगर हम बात करें सिस्टमिक सर्कुलेशन की, तो वहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स में एंटर हुआ वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होता है, फिर वो एआर्टा में एंटर होता है और उसकी ब्रांचेस के ज़रिए सारी बॉडी को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और फिर वो डीऑक्सीजनेट होकर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए ये साइकिल फिर चलती रहती है। अब अगर हम बात करें कोरोनरी सर्कुलेशन की, देखो सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही होती है हार्ट, लेकिन हार्ट को भी ब्लड चाहिए, तो उसको जो ब्लड देती हैं आर्टरीज़, उन आर्टरीज़ को बोला जाता है कोरोनरी आर्टरीज़, जो कि अराइज हो रही होती हैं एआर्टा, जो कि बड़े में बड़ी ब्लड आर्टरी है उसमें से, वो सप्लाई करती हैं हार्ट को और उसके बाद वहाँ से कोरोनरी वेन्स वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट एट्रियम में दाखिल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें हेपाटिक पोर्टल सिस्टम की, तो पोर्टल सिस्टम ऐसे सिस्टम को बोला जाता है जिस सिस्टम में जो सिस्टम स्टार्ट भी कैपिलरी से हो रहा हो और एंड भी कैपिलरीज पे हो रहा हो, ऐसे सिस्टम को हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन से और इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में होता है। क्या होता है, इंटेस्टाइन की लेवल पे वेन्यूल्स स्टार्ट होते हैं जो कि पोर्टल वीन में इंटर होते हैं, फिर वो पोर्टल वीन जो लार्जर वीन होती है वो लिवर में जाके स्मॉलर कैपिलरीज के ज़रिए हेपाटिक वीन में इंटर होता है, इंटर होती हैं और फिर वो ही ब्लड जो कि हेपाटिक वेन में इंटर हुआ वो इन्फीरियर वेना केवा में इंटर होता है और फिर वो इन्फीरियर वेना केवा से ज़रिए राइट एट्रियम में दाखिल होता है। अब अगर हम बात करें रीनल सर्कुलेशन की, तो एआर्टा जो कि मेजर बड़ी ब्लड वेसल है उसमें से रीनल आर्टरीज निकलती हैं जो कि ब्रांचेस देती हैं स्मॉलर, और फिर वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं, फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वेज़ारेक्टा निकलते हैं, वेज़ारेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वेन्स में दाखिल होते हैं, फिर रीनल वेन निकलती है, फिर रीनल वेन में से इन्फीरियर वेना केवा में ब्लड इंटर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि ब्लड ब्लड वेसल्स पे लगा रहा होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और ये वो फोर्स है जो कि ब्लड को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक मूव करवाता है, प्रोपेल करवाता है। इसको जो मेज़र किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, उसको हम बोलते हैं स्फेग्मोमेनोमीटर, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी प्रेशर। और उसके अलावा ये जो मेज़र किया जाता है कौन सी आर्टरी पे किया जाता है, ब्रेकियल आर्टरी पे किया जाता है। अब हम जब ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं तो 2 ब्लड प्रेशर्स होते हैं, एक होता है मतलब ज़्यादा वैल्यू वाला और दूसरा होता है कम वैल्यू वाला। जो ज़्यादा वैल्यू वाला होता है वो मोस्टली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और जो कम वैल्यू वाला होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है, असल में जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो वो ब्लड एआर्टा पे प्रेशर डालता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं उस दौरान जो एआर्टा में ब्लड प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
हमारी बॉडी में एक ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेशर को सेंस करते हैं। उन रिसेप्टर्स को बोला जाता है बेरो रिसेप्टर्स, और ये वो रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें रेट ऑफ ब्लड फ्लो की, तो ये इस पिक्चर से मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आपके बुक में दी हुई है, कि जो ब्लड फ्लो होता है वो हाईएस्ट होता है, जो उसकी स्पीड होती है वो हाईएस्ट होती है आर्टरीज़ में। और जैसे-जैसे स्मॉलर आर्टरीज़ होती जाती हैं, तो उनमें क्या होती है, ये स्पीड कम होती जाती है, और कैपिलरीज़ में फिर ये स्पीड बिल्कुल ही कम हो जाती है। उसके बाद फिर वेन्यूल्स में आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जाती है। ये क्यों ऐसे स्पीड इसकी कम और ज़्यादा हो रही है, इसका रीज़न ये है कि अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें, तो आर्टरीज़ और वेन्स की क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑलमोस्ट इक्वल होती है, लेकिन कैपिलरीज़ की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो इनसे बड़ी है। इसी वजह से कैपिलरीज़ में जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लो होता है कंपैरिजन टू आर्टरीज़ और वेन्स में। अब आर्टरीज़ में इतनी स्पीड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड का, और वेन्स में इतने स्पीड आर्टरीज़ के कंपैरिजन में क्यों है? क्योंकि वेन्स में प्रेशर ब्लड का जो होता है वो कम होता है। ये आज का टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।